हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, हम इस वीडियो में मॉक टेस्ट पेपर पे चर्चा करने वाले हैं बेटे। मॉक टेस्ट पेपर 1 मार्च 2023 सीरीज़। और ये बात सारे बच्चों को पता है कि हर अटेम्प्ट के लिए एक आरटीपी और 2 एमटीपी पब्लिश होते हैं। आरटीपी मैं आपको रिकॉर्ड करके दे चुका हूँ और मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके बाद एक मॉक टेस्ट पेपर और आएगा MTP2, वो होगा अप्रैल सीरीज़ का। जब आएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ मार्च की MTP है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मुझे पता है कि अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम है, मैं आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगा बेटे। मैं आपको अभी स्टार्टिंग में मुद्दे की बात बता देता हूँ। इस पूरी MTP के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे आपको दिखाना है स्क्रीन पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 5A इंड AS 115 का। और उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और मोस्ट लाइकली मेथड, उस पर इन्होंने डिस्कशन किया हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड आपको पता है, रेंज की बात करता है, प्रोबेबिलिटी की बात करता है, और मोस्ट लाइकली में यस नो एक ही पॉसिबिलिटी होती है उसके अंदर। उसके ऊपर एक क्वेश्चन है इसके अंदर, उसमें कुछ जर्नल एंट्रीज भी हैं, वो भी आपको डिस्कस करके दूंगा। बाकी के सारे क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट या तो किसी पुरानी आरटीपी से है या आपके स्टडी मटेरियल से है। और एक बात सारे बच्चों को पता है कि मैंने आरटीपी और एमटीपी का क्वेश्चन बैंक बना दिया था पिछले अटेम्प्ट में। वो अभी भी मेरी वेबसाइट पे पड़ा है और मैं उसे अपडेट करता रहता हूँ। सारे आरटीपी, सारे एमटीपी जितने भी आज तक हैं आपके पास, उनका मैंने क्वेश्चन बैंक बना दिया था चैप्टर वाइज, और सारे वीडियोस को मैंने लाइव कर दिया था अपनी वेबसाइट पे capraveenjindal.com, और उसमें एक बटन लगा दिया होम पेज पे हमने LMS का। उसके ऊपर क्वेश्चन बैंक भी पड़ा आपका, और उस पर सारे वीडियोस पड़े हैं। अगर किसी बच्चे के पास कोई वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, व्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है, सारे आरटीपी एमटीपी खुले पड़े हैं, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक मैंने शेयर किया हुआ है, और क्वेश्चन बैंक के अंदर हर क्वेश्चन के नीचे मैंने वीडियो का टाइम भी मेंशन कर दिया है, तो आपको क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा। और मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन बैंक के अंदर वही क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने करवाए हैं, रिपीट क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन बैंक वेबसाइट पे पड़ा है, आरटीपी एमटीपी सारे ऑर्गेनाइज करके दे रखे हैं। क्लास बुक में सारा स्टडी मटेरियल है आपका। स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन क्लास बुक के अंदर है। तो या तो आपका क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में से पूछा गया है तो मैं क्लास बुक की रेफरेंस दूंगा, या कोई पुरानी आरटीपी एमटीपी का पूछा होगा तो क्वेश्चन बैंक की रेफरेंस दूंगा। मेरे पास 2 ही किताबें हैं, एक क्लास मॉड्यूल, एक क्वेश्चन बैंक। सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मुझे बताना है, बाकी सब रिपीट माल है आपका। आपको कहीं कुछ रेफर करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? अगर आप क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं तो उसमें कवर हो जाएगा, क्लास बुक रिवाइज करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन को 2 बार क्यों करें? मैं आपका समय क्यों नष्ट करूं जब आपने क्लास में वो किए हुए सारी चीज़ें। तो मैं बेटे चर्चा शुरू करता हूं इसके ऊपर। मुझे तो ये था कि एमटीबी में कुछ नया देंगे। ये देखो आप, ये इनका क्वेश्चन नंबर 1A है, और ये आपको मिलेगा आरटीपी May 22 क्वेश्चन नंबर 1। May 22 की जो आरटीपी है उसका वीडियो वेबसाइट पे पड़ा है LMS पे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 यही था, मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है, सारी बात समझाई हुई है। तो जो क्वेश्चन हम आरटीपी में डिस्कस करके आए हैं, मेरी एक अजम्पशन है कि बच्चे ने आरटीपी एमटीपी के वीडियोस देखे हुए हैं, क्वेश्चन बैंक किया हुआ है। और मैंने इस क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन बैंक में जगह नहीं दी थी। मैंने आरटीपी में करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक में आपको मैंने नहीं दिया। क्यों? इसमें कुछ पढ़ने लायक था ही नहीं। ये वही क्वेश्चन है जिसमें एक बायर ने, मतलब मैं बायर हूँ, सामने वाला सप्लायर है, मैंने उसको कुछ चीज़ मॉडिफाई अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने के लिए बोली। नहीं समझे? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मान लो एक शिप बनाने के लिए ऑर्डर दिया। वाई को बोला कि आप हमें कस्टमाइज़ करके शिप बना के दो। अब शिप के अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगने हैं जो एक्स ने प्रोवाइड किए हैं। नहीं समझे? शिप कौन बना रहा है? वाई। सप्लायर कौन है? वाई।
कस्टमाइजेशन कौन बताएगा? एक्स, कस्टमर के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो कस्टमर ने कुछ इक्विपमेंट्स मार्केट से खरीदे और सप्लायर को दे दिए कि आप शिप में फिट कर देना। तो बायर ने खरीदे तो पैसे तो बायर के लग रहे हैं, सप्लायर को तो वो फ्री में मिले हैं। तो आपको मैंने बताया था इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछेगा कि जो बायर ने खरीद के दिया है वाई उसे रेवेन्यू में लिखेगा कि नहीं लिखेगा, उसे अपने स्टॉक में मानेगा कि नहीं मानेगा। तो इसका आंसर यही था कि वाई का क्या लेना देना उस चीज़ के साथ। अगर कोई भी एसेट, अगर कोई भी आइटम आपका कस्टमर परचेज करके आपको दे रहा है, वाई के लिए एक्स क्या है? बायर है ना। तो अगर बायर ने कोई चीज़ खरीद के दी है तो उसका क्या लेने देना? तो वाई के लिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्स ने खरीदा, वाई को दिया, वाई ने इंस्टॉल कर दिया। तो वाई के ना तो पैसे लगे, ना ये वाई के रेवेन्यू में आएगा, ना ये वाई के लिए इन्वेंट्री है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में मई 22 की आरटीबी में क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करके दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन बैंक में जगह नहीं दी थी क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। ये केस स्टडी देखने में बहुत लंबी लग रही है लेकिन कुछ है नहीं इसके अंदर। तो अगर आपने रेफर करना हो मई 22 की आरटीपी में जाना, पहला क्वेश्चन ही मैंने ये करवाया हुआ। वेबसाइट के ऊपर सारे आरटीपी, सारे एमटीपीस के वीडियोस पड़े हुए हैं आपने। अच्छा जी, ये इसका बेटे बी पार्ट है। इंडेस 109 का क्वेश्चन है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। कन्वर्जन ऑप्शन वाली बात है इसमें। कन्वर्जन की बात करेगा तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ये हमारे क्वेश्चन बैंक का, जब मैं वर्ड यूज़ करूँगा क्वेश्चन बैंक, क्लिक करना चाहिए मैं आरटीपी एमटीपी की बात कर रहा हूँ, और जब मैं क्लास बुक की बात करूँगा तो क्लास मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बैंक में पड़ा है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 है। और अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो काफ़ी पुराना आरटीपी एमटीपी होगा। तो ये एमटीपी है जी मार्च 2019 का। मार्च 2019 के एमटीपी में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 1 है। और अगर आपने आरटीपी एमटीपी देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपने पक्का कवर किया होगा। कट कॉपी पेस्ट नहीं किया तो वीडियोस पड़े हैं, क्वेश्चन बैंक आपके पास है, मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है जी। मुझे कुछ नया दिखेगा मैं बिल्कुल कराऊंगा बेटे। ये 1 का सी पार्ट है। इंडेस 20 का क्वेश्चन है जी, ग्रांट का। और अगर आप देखें तो ये क्लास बुक में है। कहाँ पे है? ये क्लास बुक में है। क्लास बुक में एक हेडिंग बनी हुई है न्यूली एडेड क्वेश्चंस के नाम से, और ये उसका क्वेश्चन नंबर 5 है जी। मई 22 का जो स्टडी मटेरियल है उसके बाद तो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल अपडेट ही नहीं किया। तो जब मई 22 का स्टडी मटेरियल आया था उसमें जो क्वेश्चंस ऐड हुए थे तो हमने एक हेडिंग बना दी थी अपनी बुक के अंदर न्यूली एडेड क्वेश्चंस के नाम से। ये उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन क्लास बुक में है वो स्टडी मैट का है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी नया नजर नहीं आया। 2A, क्वेश्चन नंबर 2A, ये भी इंडेस 109 का क्वेश्चन है जी। और ये क्लास बुक का, ये क्लास बुक का, क्लास बुक कह रहा हूं तो स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 100 है जी क्लास बुक के अंदर। और ये वही क्वेश्चन है जिसका टाइटल था व्हील कंपनी। ये वही क्वेश्चन है जिसमें इसको पैसा पे करने में दिक्कत आती है और ये रिस्ट्रक्चरिंग में चला जाता है। Coupa Limited faced challenges in business because of sudden change in the technology. It approached the bank and renegotiated the terms of the loan. Modification, ये क्वेश्चन नंबर 100 है जी, क्लास में कराया हुआ है। इसका नाम था व्हील कंपनी, क्लास बुक का क्वेश्चन है, मतलब स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। हम कह देते हैं क्लास बुक है तो स्टडी मटेरियल ही। इंस्टीट्यूट के माल को अपना बना के बेच देते हैं आपको, पर ये बेटे मजबूरी है।
इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ना हमारी मजबूरी है, क्योंकि पेपर वहीं से आना है सारा आपका। इधर उधर की किताबों से क्वेश्चन दे भी देंगे, क्या फ़ायदा। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ही कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, प्लस आरटीपी एमटीपी। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 13 मार्क्स का उत्तरी। फिर इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2B। 2B ये हमारे पास है शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन, IND AS 102। और इसके लिए आप देख सकते हैं RTP May 22 करवाया हुआ क्वेश्चन है जी। और मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन बैंक, मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक का मतलब RTP MTP वाला क्वेश्चन बैंक। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन बैंक में जाओ, IND AS 102 खोलो, उसका क्वेश्चन नंबर 5 यही है जी, करवाया हुआ है। और ये RTP May 22 में आया था, यानी RTP May 22 से 2 क्वेश्चन ले लिए इन्होंने। एक तो ये क्वेश्चन May 22 से उठा लिया इन्होंने, और एक आपका ये क्वेश्चन May 22 से उठा लिया इन्होंने। करवाए हुए क्वेश्चन हैं जी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3A, ये क्वेश्चन है IND AS 103 का। और शायद आपको याद हो हमारी क्लास बुक में क्वेश्चन है AX BX और ये बना लेते हैं ABX, और लार्जर एंटिटी कॉन्सेप्ट लगाया था हमने। मतलब ये दोनों कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बना रही हैं, तो इस नई कंपनी के अंदर इन दोनों में से जिसके पास भी ज़्यादा शेयर होंगे वो कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाता है। लीगल एक्वायरर, अकाउंटिंग एक्वायरर, शायद आपको फंडा याद हो। तो जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में होगा उसकी बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जिसके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं होता उसको हम फेयर वैल्यू पे ले आते हैं, एक्विजिशन मेथड उस पर लगा देते। शायद आपको याद हो, ये वही क्वेश्चन है जो हमारी क्लास बुक में है, मेरा डिटेल में करवाया हुआ क्वेश्चन है। लार्जर एंटिटी कॉन्सेप्ट में कराया था आपको। ना याद आए तो रिविजनरी वीडियो देख लेना, वो भी दिया हुआ है आपको 103 पे। तो ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 51, किसमें? क्लास बुक में। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसमें मत्था मारने की ज़रूरत नहीं, क्लास बुक वाला क्वेश्चन रिवाइज कर लो। क्लास बुक का मतलब स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। कुछ नया होगा मैं बिल्कुल रुकूंगा जी। मैं आ गया जी बी पार्ट में, IND AS 102। और आप ध्यान से देखें 102 का ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B, और ये क्लास बुक का मतलब क्या है? स्टडी मटेरियल, क्योंकि क्लास सारी हमने स्टडी मटेरियल से बना रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। ये वही क्वेश्चन है, कैश लेना है तो 1000 शेयर्स का मिलेगा, और अगर शेयर चाहिए तो 1500 शेयर्स। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जी ये वाला। इसको बोलते हैं कैश विद इक्विटी ऑल्टरनेटिव्स। डिट्टो क्वेश्चन, देखने की ज़रूरत ही नहीं, अमाउंट भी चेंज नहीं है, फिगर्स भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। 4A, ये तो आपको देखते ही पता लग जाएगा। एक पे लगा रहे हैं कॉस्ट मॉडल, एक पे लगा रहे हैं रीवैल्यूएशन मॉडल, और प्रॉपर्टी 3 पे रीवैल्यूएशन मॉडल। प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 आर यूज्ड बाय फैक्ट्री बिल्डिंग, प्रॉपर्टी 3 इज लेट आउट। ये वही क्वेश्चन है जो हमारा एक चैप्टर है ना, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम केस स्टडीज़ पढ़ते हैं। बोलो हाँ या ना। हमारी क्लास बुक का आखिरी चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मल्टीपल केस स्टडीज़ हैं IND AS के ऊपर। तो ये केस स्टडी नंबर 5 है, मैंने आपको समझाई हुई है। अपनी क्लास बुक खोलो, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में जाओ, उसमें केस स्टडी नंबर 5 है। ये क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट डिट्टो स्टडी मैट से उठा के आपको दे दिया।
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कॉस्ट मॉडल लगता है, पीपीई पे दोनों अलाउड है, कॉस्ट मॉडल भी और रीवैल्यूएशन मॉडल भी, उसी पे चर्चा हो रही है। कट, कॉपी, पेस्ट, डिट्टो, कुछ नया है ही नहीं। मेरे पास तो लिस्ट बनी हुई है, मैंने चेक किया, मैं कहा यार कोई नया क्वेश्चन मिल जाए तो बच्चों को करा दें, कुछ नया है ही नहीं तो मैं रुकूं क्यों, ये तो सब पढ़ाया हुआ है आपको। और जो चीज़ जहाँ पढ़ाई हुई है वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पढ़ी थी आपने, तो आपको लोकेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये तो बेटे देखो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, ऑनलाइन का ज़माना है तो बच्चे की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। मैं बातें थोड़ी सी सच बोलता हूँ, इसलिए मैं कम बोलता हूँ क्योंकि बुरा लग जाता है बच्चों को। एज अ सीनियर टीचर मैं देखता रहता हूँ कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। जब हम फेस टू फेस पढ़ाते थे स्टेज पे खड़े होके, आप यकीन माने फेस टू फेस बैच में जो किताब हमने दे दी, जो करवा दिया, उसके बाद आरटीपी एमटीपी हमने कभी नहीं कराई थी। फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ। बच्चे की क्वेरीज हमने कभी नहीं ली थी। रिवीजन क्या होता हमें नहीं पता था, बच्चा खुद सेल्फ स्टडी करके पास होता था, नंबर तब भी आते थे, रैंक होल्डर तब भी आते थे। ये जब ऑनलाइन में हम आए हैं, ऑनलाइन में क्या है, पहले तो बच्चे को हम क्लास रिकॉर्ड करके देते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कराते हैं, फिर सारे आरटीपी सारे एमटीपी डिस्कस करके देते हैं। बच्चे की लगातार क्वेरीज लेते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जिसने क्वेरीज की चोरी करनी हो, काम चोर हो, वो ईमेल करने के लिए बोलेगा आपको कि ईमेल कर दो। जो हमारे जैसे लेबर करने वाले लोग हैं वो कहते हैं व्हाट्सएप नंबर दे दो, क्योंकि व्हाट्सएप का तो कोई टाइम ही नहीं है, वो तो 24 आवर्स ओपन है। व्हाट्सएप क्या चीज़ है, 24 आवर्स ओपन है। मैं व्हाट्सएप ऑफ कर दूंगा, आपकी क्वेरी फिर भी पोस्ट हो जाएगी, तो मुझे उसका आंसर करना पड़ेगा। ईमेल में बच्चे को आलस हो जाता है, व्हाट्सएप में क्या, बच्चा वॉइस नोट भेज देगा आपको रिकॉर्ड करके, आसान है, सब कुछ हाथ में उसके डिवाइस है। और अगर मैं आपको बोल दूं ईमेल करो मेरे को, तो मैं तो ईमेल पे जवाब दूंगा, तो क्वेरीज की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे आलस करेंगे, ईमेल पे इतना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये गेम है टीचर्स की, जो लोग ईमेल पे क्वेरीज लेते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो क्वेरीज कम करने का तरीका है। तो उसमें कम्युनिकेशन क्या, पहले बच्चे को हम क्लास रिकॉर्ड करके देते हैं, फिर सारे आरटीपी एमटीपी डिस्कस करके देते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेरीज लेते हैं, फिर बच्चा कहता है सर रिवीजन भी कराओ, रिवीजनरी वीडियो भी देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं तो ये काम आपका है, आपको पता होना चाहिए कि एमटीपी का कौन सा क्वेश्चन कहाँ पड़ा हुआ है, आपको क्लिक करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। सिर्फ किस लिए कि बच्चे का टाइम बच जाए, बस किसी हिसाब से उसका टाइम बचा दें और उसका टाइम किल ना हो। लेकिन मैं आप सारे बच्चों से, चाहे आप अपने जूनियर्स की बात करें जो इंटर में, आप अपनी बात करें जो फाइनल में है, बच्चा जी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बच्चा सिर्फ देख रहा है, वॉचिंग चल रही है। पहले बच्चा क्लास वीडियो देखता है, फिर बच्चा रिविजनरी वीडियो देखता है, फिर बच्चा इधर उधर से देखता है कि दूसरे क्या पढ़ा रहे हैं, इसी में टाइम किल हो रहा है सारा। फोकस बहुत कम हो गया है। सेल्फ स्टडी बेटे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। फाइनल के स्टूडेंट के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अभी टाइम जा रहा है बच्चे का वॉचिंग में, उसको, बच्चे को कई बार ये पता ही नहीं होता कि उसके अंदर कमी क्या है, वो गलती कहाँ कर रहा है, जब तक आप चीज़ों को लिख के नहीं देखोगे। बच्चे ने मांगे हैंड रिटन नोट्स, ले लो जी, आप किसी से लिखवा के दे दिया आपको, उसने हमारी वीडियोस देखी, वहाँ से उसने नोट्स बनाए, मेरे पास फाइल आ गई, मैंने शेयर कर दी। पर ये बहुत घातक है। जिस बच्चे ने अपने हाथ से कॉपी बनाई है वो तो पेपर को टाइम पे फिर भी कनेक्ट कर लेगा, अगर वो हैंड रिटन नोट्स उसने लिखे भी नहीं है तो कनेक्टिविटी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसमें बच्चा कई बार फंस जाता है। अब किसी दूसरे बंदे ने हैंड रिटन नोट्स बनाया मान लो, तो उसमें कहीं गलती भी हो सकती है, और एक वर्ड चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाता है जी, मिस्टेक्स हैं। मैं सारे बच्चों को कहता हूँ अपने हाथ से नोट्स बनाओ, मेरे ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल मत रहो, किसी भी टीचर पे डिपेंडेंट मत रहो। डिपेंडेंसी बहुत खतरनाक चीज़ है बेटे। तो इस एमटीपी के अंदर अगर आप देखें, ये सारे क्वेश्चन पुराने हैं, इंस्टीट्यूट भी नए क्वेश्चन कहाँ से लाए, मैक्सिमम तो बना चुका। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ भाई साहब। न्यू कोर्स के अंदर जो आने वाला है उसमें तो 30 नंबर के एमसीक्यू आ रहे हैं, और एमसीक्यू सारे बच्चों को पता है कि जो बच्चा डिटेल में पढ़ेगा वही कर पाएगा। तो ये जो शॉर्टकट चल रहे हैं ना, सब बंद हो जाएंगे बेटे। ये हमारा बेटे बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ये इंड AS 1 में से है, ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्वेश्चन है ये। और ये क्लास बुक में
अगर आप क्लास बुक रेफर करते हैं, क्लास बुक में टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 है जी। हमारी बुक में पहले रेगुलर क्वेश्चंस हैं, फिर टेस्ट योर नॉलेज जो स्टडी मैट में है उसके क्वेश्चन हैं, फिर न्यूली एडेड क्वेश्चंस हैं जो नए नए ऐड होते रहते हैं उसमें डालते रहते हैं। तो ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास बुक के अंदर, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, कुछ भी नया नहीं है, यानी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन ही है। ये इसका जो सी पार्ट है ये इंड AS 23 का क्वेश्चन है, बोरोइंग कॉस्ट का। और ये वही क्वेश्चन है कि 620 लाख रुपए का लोन है, कुछ पैसा फैक्ट्री में अपना, कुछ पैसा प्लांट में गया, और कुछ पैसा प्लांट में गया, कुछ पैसा एडिशनल एसेट्स में गया, कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में गया। नहीं समझे? 620 के टुकड़े बता रहा आपको, बिल्डिंग, प्लांट, वर्किंग कैपिटल और आपका एडिशनल एसेट्स, वही 4 टुकड़े हैं। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो, क्लास में डिस्कस किया हुआ हमने। कौन सा क्वेश्चन था ये है जी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बैंक का मतलब RTP MTP। अच्छा, कौन से RTP में आया हुआ ये नवंबर 21 की RTP का क्वेश्चन है। डिट्टो। वैसे क्लास बुक में भी क्वेश्चन है ये वाला, 3rd या 4th है। ये मैं RTP के रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि फिगर्स भी सेम है। जो क्लास बुक में क्वेश्चन है उसके फिगर डिफरेंट है, RTP वाला क्वेश्चन है फिगर सब कट कॉपी पेस्ट सेम है। RTP नवंबर 21 का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन बैंक आप खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा आपको इंड AS 23 पे। फिर हमारे पास है जी 5 का A। 5 का A मुझे करवाना है आपको। इस पे आप लगाओ टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे करवाना है, इंड AS 115 का क्वेश्चन है ये मुझे करवाना है आपको। मैं इससे पहले नंबरिंग बाकी की निपटा लूँ बेटे, फिर मैं आता हूँ इसके ऊपर। ये 5 का B पार्ट है, ये 5 का B पार्ट है। इंड AS 113 का क्वेश्चन है ये, इंड AS 113 का क्वेश्चन है। ये हमने किया हुआ है। ये है जी हमारा क्वेश्चन बैंक का मतलब RTP MTP वाला क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 2। और ये कौन सी RTP में आया हुआ है? RTP नवंबर 21। जो इसका पिछला क्वेश्चन था ये वाला, ये भी नवंबर 21 की RTP में से उठाया हुआ था, और ये क्वेश्चन भी नवंबर 21 की RTP में से उठाया हुआ है। इंड AS 113 क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 2 पास्ट RTP का क्वेश्चन है, क्लास में डिस्कस किया हुआ है, मैंने खुद करवाया ये क्वेश्चन। 6A इंड AS 16 का क्वेश्चन है जी, PPE इंड AS 16। और ये है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7। और जब मैं क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूँ तो पास्ट RTP MTP, तो ये है RTP May 22 का क्वेश्चन है जी। RTP May 22 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7। May 22 में से 3 क्वेश्चन उठा रखे, नवंबर 21 में से 2 क्वेश्चन उठा रखे, बाकी सब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं। RTP MTP रिवाइज हो रहे हैं जी सारे, करवाया हुआ क्वेश्चन है जी मेरा। किसी बच्चे को देखना हो पुरानी RTP में जाए, वीडियो आपके पास पड़े हैं सारे, ओपन पड़े हैं। ये रहा इसका B पार्ट, ये इसका B पार्ट है।
ये इंड AS 40 का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3, वही पास्ट RTP MTP। तो ये है RTP में 21 का क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 3 है, RTP में 21 का क्वेश्चन है। अगर आपको टाइम पता हो तो वीडियो में ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसके नीचे वीडियो का टाइम लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आपको कितने मिनट पे मिलेगा आपको, तो आप उसको आगे फॉरवर्ड करके वहाँ चेक कर सकते हैं, टाइम बचेगा आपका। मैंने हर क्वेश्चन के नीचे टाइम डाला हुआ है कि कौन से वीडियो में किस टाइम पे ये क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आपका टाइम बच जाए, बस आपका टाइम खराब ना हो। ये जी इसका सी पार्ट है, इंड AS 115 का क्वेश्चन है ये इंड AS 115 का क्वेश्चन है, और ये क्लास बुक में है, क्वेश्चन बैंक में नहीं है, क्लास बुक में है, क्वेश्चन नंबर 5 न्यूली एडेड क्वेश्चंस में। क्लास बुक का मतलब स्टडी मटेरियल। और ये हमारे पास है इसका और वाले पार्ट में इंड AS 21 क्लास बुक का क्वेश्चन है जी। क्लास बुक मतलब स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन क्लास में है ही। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूली एडेड क्वेश्चन है। मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है बताने के लिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 5A, मैं उस पर जा रहा हूँ, बाकी तो कुछ था नहीं, सब रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पड़ा है, आप चेक कर सकते हैं। और मेरे बताने में अगर कुछ गलती हो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मैं उसको फिर ठीक कर दूँगा। वैसे मैंने क्रॉस चेक किए हुए बेटे सारे क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 5A, इस पे हम लाइन लगाया टिक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं जी। इंड AS 115 का क्वेश्चन है बेटे ये वाला। बच्चे पूछते रहते हैं सर कोई स्ट्रैटेजी बता दो। स्ट्रैटेजी क्या है बेटे, सबको पता ही है। 15 से 20 नंबर का पेपर आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से आना है। 10 से 15 नंबर का पेपर इंड AS 115 में से आना है। 20 नंबर का पेपर आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन होल्डिंग में से आना है। बात समझ रहे हो? 40-50 नंबर का पेपर तो यही है आपका। 115, 109 और आपका कंसोलिडेशन प्लस बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये 4 चैप्टर में कमी मत छोड़ना, आधा पेपर सिक्योर है आपका। सबसे पहले इन्हीं के ऊपर कमांड होनी चाहिए। जब मैं कंसोलिडेशन कहता हूँ तो होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, वो पूरा ग्रुप आ जाता है 5 इंड AS वाला। 110, 111, 112, 28 और 27। और बिजनेस कॉम्बिनेशन 103, 109 और आपका 115। ये सिर्फ 4 चैप्टर हैं आपके। अगर आप इस पे ग्रिप बना लेते हो आधा पेपर सिक्योर है आपका। एग्जाम्शन लेनी तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करूं बेटे, ABC लिमिटेड सप्लाइज प्लास्टिक बकेट्स टू दी होलसेल कस्टमर्स। ठीक है, प्लास्टिक की बाल्टियां बेचते हैं होलसेल कस्टमर को। एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन ABC लिमिटेड एंड अ कस्टमर फॉर द फाइनेंशियल ईयर X1 X2। क्या बता रहे हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? द प्राइस पर प्लास्टिक बकेट विल डिक्रीज रेट्रोस्पेक्टिवली एज सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ध्यान से देखना ज़रा, एक वर्ड बड़ा खतरनाक है यहाँ पे, रेट्रोस्पेक्टिवली।
और जो प्राइस है ये गिरेगा, प्राइस विल डिक्रीज रेट्रोस्पेक्टिवली, प्राइस गिरेगा, लेकिन जो पास्ट में सेल की है वो भी आपको चेंज करनी पड़ सकती है। कैसे? एज द सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ती जाएगी प्राइस गिरता जाएगा। सीधी सीधी बात है, एबीसी कंपनी अपने होल सेलर्स के साथ डील कर रही है सर, अपने होल सेलर के साथ डील कर रही है। इसको हमने बोल दिया कि जैसे जैसे ईयर में, मेरा ईयर कौन सा है, X1 X2, जैसे जैसे इस साल में आपकी सेल बढ़ती जाएगी प्राइस गिरता जाएगा। और जो प्राइस गिरेगा ना, ये गिरेगा रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पास्ट में जो सेल हुई है उस पर भी प्राइस कम करके देंगे आपको, तो रिफंड वाली बात आ जाएगी। मान लो हमारा होलसेलर है, स्टार्टिंग में इसने माल कम बेचा तो हमने प्राइस हाई चार्ज कर दिया, फिर इसने आगे जाके परफॉर्मेंस ठीक करी अपनी और सेल बढ़ा ली तो प्राइस कम करना पड़ा। जब प्राइस कम करेंगे तो पहले जो हायर चार्ज किया वो रिफंड करना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो इसकी अकाउंटिंग आपको देखनी पड़ेगी। क्या कहता है क्वेश्चन आगे जनाब, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द 1 ईयर, और ये जो सेल्स के टारगेट हमने दिए हैं वो 1 साल तक वैलिड हैं। फिनेंशियल ईयर चेंज हो गया, दोबारा से फिर जीरो से शुरू करेंगे। एक फिनेंशियल ईयर में सेल्स का टारगेट है, साल खत्म, बात खत्म, अगले साल से फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। द प्राइस एप्लीकेबल फॉर द एंटायर सेल विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स वॉल्यूम ब्रैकेट। आपको टारगेट दे रखे हैं इन्होंने, क्या क्या टारगेट्स हैं। पहला, 90 रुपीज़ चार्ज करेंगे अगर आपकी सेल 10,000 यूनिट्स तक रहती है तो, लेकिन जैसी सेल 10,000 से ऊपर लेकिन 35,000 तक जाती है 80 रुपये लेंगे, 35,000 से भी ऊपर जाती है तो 70 रुपये लेंगे। आपको प्राइस के टारगेट्स बता दिए। तो स्टार्टिंग में 90 रुपये चार्ज होगा, अगर 10,000 का टारगेट पूरा होगा फिर 80 रुपये चार्ज होगा, लेकिन 80 रुपये पास्ट वाली सेल पे भी लगेगा। तो हमने पहले ज़्यादा पैसे ले रखे होंगे, बाद में कम करने पड़ेंगे, तो जितना पैसा हमारे पास एक्सेस आया होगा वो एक तरह से लायबिलिटी के तौर पे ही होगा हमारे पास। नहीं समझे? मैंने 90 रुपये लगा के बिल कर दिया, उसने सेल कर दिया आपकी मान लो 15,000 यूनिट्स की, वो चला गया 80 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, तो वो बोलेगा जी पास्ट वाली सेल को भी ठीक करो। तो जो आपने एक्सेस पैसा ले रखा होगा उसको आगे एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल दी ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन कैश। पहला पॉइंट, सजेस्ट हाउ रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड in the books of accounts of ABC Limited as per expected value method। आपको ये बताना है कि expected value method के हिसाब से रेवेन्यू कैसे बुक होगा। expected value method क्या होता है? रेंज होती है सर। expected value और most likely दो ही मेथड होते हैं। considering a probability of 15%, 75%, 10% for the sales volumes, 3 फैक्टर दे दिए, 15, 75 और 10, 9,000 यूनिट्स, 28,000 यूनिट्स एंड 36,000 यूनिट्स रेट्रोस्पेक्टिवली। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज सेल्स, एवरेज यूनिट्स, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है ये प्राइस पे भी लगेंगे और वॉल्यूम पे भी लगेंगे। कैसे? मेरे पास है जी 9,000 यूनिट्स, मेरे पास है 28,000 यूनिट्स और मेरे पास है 36,000 यूनिट्स। प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है? 15, 75 एंड 10। ये आ जाएंगे हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के हिसाब से एवरेज यूनिट्स। अच्छा, फिर 9,000 इंटू 90, 9,000 इसमें आता है ना, ठीक है। फिर 28,000 इंटू 80, क्योंकि 20,000 8,000 यहाँ आता है, 36,000 ऊपर चला जाएगा। 36,000 इंटू 70,
इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 15, इसकी 75, इसकी 0.10। तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू भी आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगा के बना लो, यूनिट्स भी बना लो, तो एक एवरेज प्राइस आपको पता लग जाएगा और उस एवरेज प्राइस के हिसाब से आप अपना रेवेन्यू बुक करोगे। आंसर में कुछ नहीं है, बात सिर्फ समझने वाली है। ये देखो आप, पहले इन्होंने सेल्स वॉल्यूम को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चेक किया, 9000, 28, 36 फैक्टर लगा दिए, ये आ गया। इनको लगता है कि 25,950 इनके एवरेज सेल्स वॉल्यूम है। फिर इन्होंने क्या किया, सेल्स रेवेन्यू निकाल लिया, यूनिट्स लिखे, प्राइस लिखे, फैक्टर लगा दिए, ये सेल्स वॉल्यूम आ गया। तो 20 लाख 53,500 को डिवाइड करेंगे 25,950 से, तो एक एवरेज प्राइस आपको पता लग जाएगा। ये आ जाएगा 79.13। ये आपका पर यूनिट आपको रेवेन्यू बुक करना चाहिए, ये पर यूनिट आपको रेवेन्यू बुक करना चाहिए। 25,950 और 79.13। तो आपको लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड एंटिटी विल रिकॉग्नाइज इट्स रेवेन्यू एट द रेट ऑफ 79.13। 79.13। बच्चा कहता सर ये तो कैलकुलेशन हो गई बड़ी आसान, ये तो कुछ है नहीं, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? अकाउंटिंग करनी है, एक बार मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो, मैं अकाउंटिंग अभी कराता हूँ, क्योंकि इस कैलकुलेशन को तो फाइनल का बच्चा कुछ समझता नहीं। आगे क्वेश्चन कहते हैं फॉर वर्किंग्स अज्यूम दैट, एक अजम्पशन लेने के लिए कह रहा है, क्या अजम्पशन है? ABC लिमिटेड अचीव्ड द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल टू द कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ये कहता है हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में जो अज्यूम किया था वाकई में फिगर सेम निकले, 9,000, 28,000, 36,000, 15%, 75%, 10%, इन्होंने जो फिगर अज्यूम किए थे वो बिल्कुल सही निकले। तो आप बताओ रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा? रेवेन्यू तो निकाल लिया, 79.13 आया था शायद अभी। मुद्दा है इसकी एंट्रीज का। बच्चे के दिमाग में डाउट आने आना है कि सर चलो ये तो फैक्टर वैक्टर लगा के आपने एवरेज प्राइस निकाल लिया, अकाउंटिंग कैसे होगी? मुझे बताओ 25,950 यूनिट आए कि नहीं आए? और क्वेश्चन कह रहा है फिगर सेम है, जो आपने सोचा था वही हुआ, तो सीधी सी बात है पहले इसमें से 10,000 यूनिट्स बिके होंगे और फिर 15,950 बिके होंगे। ये मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों का स्लैब अलग अलग है। इसका एक्चुअल रेट है 90 रुपीज़ और इसका एक्चुअल रेट है 80 रुपीज़। तो सबसे पहले 10,000 यूनिट्स बिके होंगे 90 रुपये के हिसाब से। ये जो 79.13 है ये मुझे पता है, ये किसको पता है? ये ABC को पता है, कस्टमर को थोड़ा ना पता है। कस्टमर से तो 90 रुपये लेंगे। इंडियस 115 के हिसाब से हमने एक एवरेज प्राइस एस्टिमेट कर लिया 79.13 का, बहुत बढ़िया किया। पर ये प्राइस हमारे अंदर की बात है, हमारे अपने टारगेट्स हैं, हमें अपनी कस्टमर को तो बोलेंगे ना 90 रुपये, कस्टमर तो 90 रुपये देगा ना। जब तक 10,000 यूनिट्स टच करेगा 90 रुपये लेते रहेंगे और जैसे ही वो अगली ब्रैकेट में जाएगा 80 रुपये लेना शुरू कर देंगे। तो कस्टमर या तो 90 देगा या 80 देगा या 70 देगा। अब ये जो 25,950 हैं ये सेकंड स्लैब में आ रहे हैं, तो 80 रुपये का रेट लगना चाहिए। तो मैं तो चलूँगा सिस्टम से ही, मुझे थोड़ा ना पता था कि क्या टारगेट पूरे होंगे। तो मैंने एंट्री पास की होगी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपये, क्योंकि पहले 10,000 यूनिट्स का लेवल टच हुआ होगा, तो मैं 90 रुपये के हिसाब से पैसे लेता रहा हूँगा कि 10,000 यूनिट्स हैं, 90 रुपीज़ के हिसाब से मैं उससे लेता रहा हूँ। टू रेवेन्यू, और मुझे पता है कि सेल कैसे बुक होनी चाहिए, 10,000 इंटू 79.13,
मैं सेल बुक करूंगा इस रेट से, मेरा एवरेज प्राइस है ये। 10,000 इंटू 79.13 तो 791। बाकी मैंने लाइबिलिटी बुक की होगी, मैं ही मानूंगा मेरे पास एडवांस आ रहा है पैसा, क्योंकि रेवेन्यू तो इतना है एवरेज बेसिस पे ले रहा हूँ मैं 90 रुपये, एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे को मैं एडवांस ही मानेंगे। बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए, 1087, क्योंकि आपको आगे एडजस्ट करने पड़ेंगे। फिर मैं सेकेंड एंट्री में आऊँगा, मैं एंट्री पास करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट 15,950 15,950। क्वेश्चन ने आपको बोला ना एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में जो है वो सेम है, तो 25,950 मेरी सेल है, 10,000 तो मैं बुक कर चुका हूँ, अब 15,950 जो बाकी के हैं वो ले रहा हूँ, तो मैं इस पे लगाऊंगा 80 रुपीज़। नहीं, एक बड़ा खतरनाक वर्ड था रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये जो आपने 90 रुपये लिए हैं ना 10,000 यूनिट्स पे, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो वो कैसे ठीक होगा, सामने वाला बंदा बोलेगा जी 25,950 यूनिट मैंने खरीदे हैं, मैं 80 रुपये के ब्रैकेट में आ रहा हूँ, 80 रुपये से गुना करो 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 20,76,000, मैं 9 लाख रुपए आपको दे चुका हूँ। अच्छा हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब तो यही है। 25,950 यूनिट की मेरी सेल है पूरे साल में, मैं 80 रुपये की ब्रैकेट में आता हूँ, 25,950 इंटू 80 कर लो, 20,76,000 बनते हैं। 9 लाख रुपए मैं आपको दे चुका हूँ, बाकी पैसा आप ले लो। 11,76 ही देगा वो आपको। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है रेट्रोस्पेक्टिवली की वजह से, जो पैसा आपने लिया है वो एडजस्ट कर लिया हमने। अब मैं लिखूंगा टू रेवेन्यू 15,950 इंटू 79.13, रेवेन्यू तो मेरा उसी प्राइस पे जाएगा, तो 12,62,124 ये मेरा रेवेन्यू है। बात समझ में आ रही है। ये जो 9 लाख रुपए की एडजस्टमेंट है, ये आपको 80 रुपये रेट्रोस्पेक्टिवली लगा रहे हैं, तो 15,950 पे तो लगेगा ही 80, लेकिन जो पहले 10,000 थे वो भी तो 80 पे आएंगे, तो जो पैसे आपने फालतू ले रखे हैं वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। आपको पैसा कम मिलेगा यहाँ पे। वो ओन अकाउंट आपको पैसा देता रहेगा, ओन अकाउंट पैसा देता रहेगा, लेकिन जब बाद में प्राइस रिडक्शन आएगी वो खाते को सेटल करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे कम आ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ गया यहाँ पे, तो लाइबिलिटी रिवर्स होगी यहाँ पे। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, कितनी लाइबिलिटी है ये, बैलेंसिंग फिगर यूज कर लो आप, 1087 माइनस 11,76,000 माइनस 12,62,124, 86,124 रुपये आपकी लाइबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। थर्ड एंट्री, जितनी लाइबिलिटी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे वो ठीक है, बाकी रेवेन्यू में डाल दो और एंट्री पास हो जाएगी। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 1087 माइनस 86,124, 22,576 रुपये। और अगर आप देखें केयरफुली तो रेवेन्यू में क्या क्या गया, यहाँ पे जो रेवेन्यू जा रहा है आपका 791,300, और यहाँ पे जो रेवेन्यू जा रहा है आपका 12,62,124। मैं चेक कराना चाहता हूँ प्लीज़, मैं ये जो थर्ड एंट्री है ना इसका कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ। 7,91,300 प्लस 12,62,124 टोटल लगा के बताओ। ये बनता है 20,53,424, इसको डिवाइड करो
25,950 से वही 79.13 आ जाएगा। आपने अभी तक रेवेन्यू में कितने बुक किए हैं? आपने रेवेन्यू में बुक किए हैं 79.13 के हिसाब से। आपको रुपए मिले किस हिसाब से? 80 रुपये के हिसाब से। वो तो आप जब अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं इंड AS 115 का एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगाते हैं। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? एक्सपेक्टेड। 79.13 आपका एक्सपेक्टेड था, आपने एक्सपेक्टेड के हिसाब से रेवेन्यू बुक कर लिया, लेकिन मिले तो 80 रुपये है ना, ब्रैकेट तो 80 रुपये की है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 79.13 यहाँ तक तो रिकग्निशन हो गया आपका, लेकिन बाकी के जो 87 पैसे हैं ये अभी तक आपके रेवेन्यू में नहीं आ रहे। तो ये जो आपको थर्ड एंट्री नज़र आ रही है ना, आप चेक कर लेना, ये 0.87 इंटू 25950 ये टैली होना चाहिए आपका। ये जो 87 पैसे हैं ये बुक हो रहे हैं यहाँ पे। 79.13 आपका एक एक्सपेक्टेड रेट था, आपने उसके हिसाब से सेल बुक कर ली, लेकिन मिले तो आपको 80 रुपये है ना। तो जो आपको 87 पैसे वो अभी तक रेवेन्यू नहीं है, तो वो बाद में एडजस्ट होंगे 31 मार्च को। जब सारा अकाउंटिंग ईयर निकल जाता है तब हम देखते हैं कि अब बैलेंस करने का टाइम आ गया, तो ये लास्ट एंट्री मार्च में डाल देंगे हम। तो अगर आप चेक करें, ₹22,576। कुछ नहीं करना बेटे, पहले बैंक अकाउंट डेबिट कर लो 90 रुपये के हिसाब से, रेवेन्यू बुक कर लो 79.13 के हिसाब से, इसको कर लो डेबिट, इसको कर लो क्रेडिट, और 10 रुपये 87 पैसे ये आपकी लाइबिलिटी बुक हो गई पहली एंट्री में। फिर दूसरी एंट्री में आपको 80 रुपीज़ के हिसाब से कलेक्शन होगा, लेकिन आप रेवेन्यू बुक करेंगे 79.13, ये रेट्रोस्पेक्टिवली है, तो इसका कलेक्शन आपको कम मिलेगा। जब कलेक्शन कम मिलेगा तो इस लाइबिलिटी को हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, और जो लाइबिलिटी बचेगी वो हमने चेक कर लिया कि 0.87 पैसा के हिसाब से बुक होनी चाहिए। ये एंट्रीज इस तरह से पास होंगी बेटे आपकी, ये एंट्रीज इस तरह से पास होंगी। अगर आप देखें तो ये देखो एंट्रीज बिल्कुल ठीक पास किए इन्होंने। फिर अगली एंट्री में इनको पैसा मिल गया, और ये आपका 87 पैसे के हिसाब से बुक कर लिया इन्होंने। एंट्रीज तो बिल्कुल ठीक है, एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और पार्ट भी है, सेकंड पार्ट है इसका, देखो ज़रा। इन केस ABC लिमिटेड डिसाइड्स टू मेजर रेवेन्यू बेस्ड ऑन मोस्ट लाइकली मेथड। कौन सा मेथड? मोस्ट लाइकली मेथड इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज़ नहीं करना, मोस्ट लाइकली यूज़ करना है। मोस्ट लाइकली में कोई रेंज वेंज नहीं होती, आपको पता ही है। हाउ विल बी द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ABC Limited based on the above available information for workings assume that ABC Limited achieved the same number of units of sale customer। कहते सारी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। लास्ट लाइन, assume sales volume 28,000 units given under the expected value method with the highest probability is the sale estimated most likely। 28,000 यूनिट्स हैं जी मोस्ट लाइकली में। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में जो 28,000 वाली फिगर है, कहते वो मोस्ट लाइकली है कि इतने ही होंगे। 28,000 की जो क्वांटिटी वो फिक्स कर दी, तो जो 28,000 की क्वांटिटी है वो 80 रुपये की ब्रैकेट में आती है। तो अगर आप 28,000 को गुना करें 80 से, तो 2240 का रेवेन्यू बनता है आपका। बात ख़त्म। वो तो रेंज की वजह से दिक्कत आ रही थी कि पैसे कुछ और आ रहे हैं, रेंज कुछ और कहती है, डिफरेंस आ गया, लाइबिलिटी बुक करो, उसको रिवर्स करो। मोस्ट लाइकली में तो पंगा ही नहीं है। 28,000 इनको कहते हैं जी, 28,000 की सेल होगी, 80 रुपये का ब्रैकेट है, तो 80 रुपये के हिसाब से 2240 का रेवेन्यू बन जाएगा। तो जब पैसा आएगा हम 80 रुपये का रेवेन्यू बुक कर देंगे, हम चलेंगे 80 रुपये के हिसाब से।
तो शुरू में 90 रुपये आएंगे, 80 रुपये का रेवेन्यू है, 10 रुपये एडवांस आ गए, उस एडवांस को अगली सेल में एडजस्ट कर लेंगे हम। लेना ही 80 रुपये का हिसाब किताब है। कैसे? अगर इसकी एंट्रीज डालें तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए, अगर मैं इसकी भी एंट्रीज पास कराऊं तो रेवेन्यू 10,000 इंटू 80, 8 लाख रुपए का रेवेन्यू है। लाइबिलिटी कितनी बुक हो जाएगी? 1 लाख, जो एडवांस आ रहे हैं, क्योंकि हम तो 80 रुपये ले रहे हैं। सेकेंड एंट्री में फिर बैंक अकाउंट डेबिट 28,000 यूनिट्स हैं, 80 माइनस करेंगे 9 लाख, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1340। टू रेवेन्यू 18,000 यूनिट्स इंटू 80 रुपये, 1440। लाइबिलिटी यूज़ हो जाएगी, लाइबिलिटी डेबिट 1 लाख रुपए। क्वेश्चन ख़त्म, पैसा हजम। इसमें तो 80 रुपये की एडजस्टमेंट है, लाख रुपए ले रखे हैं, लाख रुपए यहाँ एडजस्ट हो गए आपके। भाई ये जो पेमेंट गिर रही है आपकी 1340, ये जो पेमेंट गिरी है 9 लाख रुपए को एडजस्ट करके, तो हमने एडवांस ले रखे हैं तभी तो गिरी है, वो एडवांस यहाँ एडजस्ट हो गया आपका। ये इसकी एंट्रीज बन गई। इसकी एंट्रीज क्वेश्चन ने मांगी ही नहीं है, वैसे मैंने आपको करवा दी हैं। क्वेश्चन ने सिर्फ एक ही तरह की एंट्रीज मांगी थी आपसे, मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है थर्ड पार्ट में, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी इफ द रेवेन्यू इज अकाउंटेड एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एंट्रीज पूछी गई हैं आपसे, लेकिन सिर्फ किस में? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में। मैंने आपको मोस्ट लाइकली की भी 2 एंट्रीज करा दी कि उसमें भी यही होगा। उसमें 80 रुपये का रेट है, क्योंकि 28,000 यूनिट्स दे दिए तो रेट फिक्स है। प्रोबेबिलिटी लगती ही नहीं मोस्ट लाइकली के अंदर। प्रोबेबिलिटी कहाँ लगती है मुझे बताओ? मोस्ट लाइकली में तो 28,000 यूनिट्स हैं, 80 रुपये का रेट है, 90 रुपये आएंगे, 10 रुपये फालतू आ गए, लाख रुपए की लाइबिलिटी अगली बार एडजस्ट हो जाएगी। वो एक्सपेक्टेड वैल्यू में पंगा होता है, पहले फैक्टर लगाओ, एवरेज निकालो, फिर उसको बुक करो, फिर एडवांस का हिसाब रखो। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम में आ सकता है, प्लीज़ इस पर नज़र मार लेना। और एक चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, एक चीज़ के लिए क्या मना कर रहा हूँ, ये जो जर्नल एंट्रीज मैंने आपको दिखाई हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसमें एक ऑल्टरनेटिव पार्ट भी दिया हुआ है एंट्रीज का, ये बेकार है, ये मत रेफर करना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में है। ऑल्टरनेटिवली इन्होंने क्या करा, सारी एंट्रीज को कंबाइन करके नेट इफेक्ट बना के दिखा दिया। इन एंट्रीज को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, एंट्रीज आपकी वही ठीक है पहले वाली, ये वाला सेट बिल्कुल करेक्ट है, और इसी को फॉलो करना प्लीज़ पेपर में। ये आपकी एमटीपी है, एक ही क्वेश्चन था, उस पर नज़र मार लेना प्लीज़, एग्ज़ाम में आ सकता है। क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगली एमटीपी आएगी वो देख लेंगे जी, कुछ नया आएगा तो। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी खूब अच्छे से करो, और सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने। आरटीपी एमटीपी तो चलो मैं फटाफट करा देता हूँ, क्लास में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है हमने। पेपर ढंग से करके आना, अपना नाम चमकाना, अपने माँ बाप का नाम चमकाना, थोड़ा सा हमारा भी चमका देना, क्योंकि बच्चे की कामयाबी में टीचर की कामयाबी है। आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कैसे बढ़ेंगे? तो स्टूडेंट की कामयाबी की वजह से ही टीचर का नाम होता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।